Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Some additional structures. Revision. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ भी नया नहीं, यानी आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है एक्स्ट्रा सेंटेंसेस के बारे में, यानी जो लंबे लंबे जुमले बनते हैं या जो बड़े बड़े जुमले बनते हैं उनको बनाने के तरीक़ों के बारे में जो हमने गुफ्तगू की है उनके बारे में हम सब आज उन सब का यादा करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे पिछले सबक का। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। और इसमें सबसे पहला जुमला है तुम्हारा घर जाना तय था। तुम्हारा घर जाना तय था या तुम्हें घर जाना ही था। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे यू वर टू गो होम। यू वर टू गो होम। ओके, इसको हम यू वर बाउंड टू गो होम भी कह सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा घर जाना तय था या तुम्हें घर जाना ही था, तो इसको हम कैसे कहेंगे? यू वर टू गो होम, या हम कह सकते हैं यू वर बाउंड टू गो होम। हमारा अगला जुमला है इस बात का इम्कान है कि आज सर क्लास नहीं आएंगे। इस बात का इम्कान है कि आज सर क्लास नहीं आएंगे। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे इट इज़ लाइकली डेट सर विल नॉट कम टुडे फॉर क्लास। ओके, इट इज़ लाइकली, इस बात का इम्कान है, डेट की सर विल नॉट कम टुडे, आज सर क्लास नहीं आएंगे। वेयर? फॉर क्लास। क्लास यानी क्लास के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, क्लास नहीं आएंगे। ओके, सो इस बात का इम्कान है का तर्जुमा हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे इट इज़ लाइकली डेट। ओके, इस बात का इम्कान है कि सर विल नॉट कम टुडे फॉर क्लास, आज सर क्लास नहीं आएंगे। ओके, हमारा अगला जुमला है मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे बता दो कि मैं तुमसे कहाँ मिलूं। इस जुमले को हम कैसे कहेंगे? इस जुमले को हम कहेंगे आई एम टू टॉक टू यू, प्लीज़ टेल मी वेयर आई शुड मीट यू। ओके, मुझे तुमसे बात करनी है, इसको आप कैसे कहेंगे? आई एम टू टॉक टू यू। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं आई हैव टू टॉक टू यू। ठीक है, लेकिन जो कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे आई एम टू टॉक टू यू। मुझे बता दो, प्लीज़ टेल मी, क्या बता दो कि मैं तुमसे कहाँ मिलूँ, वेयर आई शुड मीट यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं असल में वेयर आई शुड मीट यू सवालिया जुमला है, लेकिन यहाँ पर हमने सवालिया जुमला नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि एनी काइंड ऑफ सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस। वहाँ पर मैंने बताया था कि इस सूरत में जो सवालिया जुमला होता है वो सवाल से निकल जाता है, इसको हम नॉर्मल जुमला बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा, अगर इसको आप देखें वेयर शुड आई मीट यू, ये असल में था, लेकिन चूंकि इससे पहले एक जुमला आ गया है और इसी से जुड़ा हुआ, इसलिए हमने वेयर को यहाँ पर लिख दिया और पूरा एक मुकम्मल जुमला इसको बना दिया। तो ये क्या हो गया? वेयर आई शुड मीट यू। और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे। और ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इसकी तरफ आप तवज्जो दें वरना आपसे गलती हो जाएगी। बहुत सारे लोग अब भी गलती करते हैं इसमें। ओके,
इसको हम कैसे कहेंगे? मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू, या आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे बता दो कि मैं तुमसे कहाँ मिलूँ, प्लीज टेल मी वेयर आई शुड मीट यू। ओके, हमारा अगला जुमला है, मैं कल तुम्हारे यहाँ आने वाला था लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाया। मैं कल तुम्हारे यहाँ आने वाला था लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाया। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे I was about to come to you। मैं कल तुम्हारे पास आने वाला था। I was about to come to you, yesterday यहाँ पर छूट गया, आप yesterday बढ़ा लेंगे। मैं कल तुम्हारे यहाँ आने वाला था, इसको आप कैसे कहेंगे? I was about to come to you yesterday। यहाँ पर तुम्हारे यहाँ का तर्जुमा हमने किससे किया? you। तो यहाँ पर वही माना है कि मैं कल तुम्हारे पास आने वाला था, यानी कल मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला था। ये आपकी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। अगर आप यहाँ पर तुम्हारे यहाँ का माना लेंगे, तुम्हारे पास ही माना निकल कर आ रहा है, या तुम्हारे घर हो सकता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आई वॉज अबाउट टू कम टू योर होम, कम टू योर होम भी कर सकते हैं, लेकिन कम टू यू काफ़ी आपके लिए। ओके, तो मैं कल तुम्हारे पास आने वाला था, इसको आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे आई वॉज अबाउट टू कम टू यू, लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाया, बट ड्यू टू रेन। लेकिन मीन्स बट, बारिश की वजह से, ड्यू टू रेन नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। ओके, यहाँ पर आई कुड नॉट कम का तर्जुमा कैसे करेंगे? नहीं आ पाया। कि आ पाना का भी अगर आप माना लेना चाहते हैं तो आप कैन और कुड का ही इस्तेमाल कर, पाना, खा पाना, मैंने बताया था अगर आपको याद है कैन और कुड के सबक में। ओके, लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाया या नहीं आ पाई, इसको आप कैसे कहेंगे? बट ड्यू टू रेन आई कुड नॉट कम। ओके, हमारा अगला जुमला है, सब जानदार का एक न एक दिन मरना तय है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एवरी लिविंग थिंग इज बॉर्न टू डाई वन डे। तो सब जानदार मतलब एवरी लिविंग थिंग का एक न एक दिन मरना तय है, इज बॉर्न टू डाई वन डे। बॉर्न टू डाई मरना तय है, वन डे एक न एक दिन। ओके, सो सब जानदार का एक न एक दिन मरना तय है, इसको हम कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हम कहेंगे एवरीथिंग या एवरी लिविंग थिंग इज बॉर्न टू डाई वन डे और अनदर डे। ओके, हमारा अगला जुमला है, अब इस हादसे पर आंसू ना बहाओ, इसका होना तय था, अल्लाह खैर का मामला करे। तो जुमले को हम कैसे कहेंगे? इस जुमले को हम कहेंगे अंग्रेजी में डू नॉट क्राई ओवर दिस एक्सीडेंट नाउ। अब इस हादसे पर आंसू ना बहाओ, डू नॉट क्राई ओवर दिस एक्सीडेंट नाउ। ओके, इट वॉज बाउंड टू हैपन, इसका होना तय था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, या इसको आप कह सकते हैं इट वॉज टू हैपन, बगैर बाउंड के भी आप कह सकते हैं। ओके, सो इसका होना तय था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, अल्लाह खैर का मामला करे, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मे अल्लाह गिव यू समथिंग गुड। मे अल्लाह गिव यू समथिंग गुड का तर्जुमा कैसे करेंगे? अल्लाह खैर का मामला करे। ये आपकी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। इसको आप और भी तरीके से कह सकते हैं, मे अल्लाह डू एवरीथिंग बेटर, मे अल्लाह मेक एवरीथिंग बेटर, मे अल्लाह डू समथिंग गुड लाइक दैट। तो यहाँ पर आप मतलब यू के बगैर भी कह सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अतबार से आप यहाँ पर इसको बदलते रहेंगे। लेकिन इस तरह का तर्जुमा यानी अल्लाह खैर का मामला करे, इसका माना अदा करने के लिए आपको यही पैटर्न लेना पड़ेगा। मे अल्लाह गिव यू समथिंग गुड, मे अल्लाह मेक एवरीथिंग बेटर, मे अल्लाह मेक एवरीथिंग गुड लाइक दैट। ओके, तो हम इसी तरह से इसको बदलते रहेंगे। और यहाँ पर यू है, कभी यहाँ पर मी आ सकता है, कभी यहाँ पर हिम आ सकता है, कभी यहाँ पर हर आ सकता है, यानी ज़रूरत के अतबार से इसको हम बदलते रहेंगे। ठीक है, हमारा अगला जुमला है, मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ, कुछ लाना होगा तो बता देना। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में आई एम टू गो टू थाईलैंड डे आफ्टर टुमारो। मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ, कैसे कहेंगे? आई एम टू गो टू थाईलैंड डे आफ्टर टुमारो, यानी आपका जाना तय है। यहाँ पर गरचे जा रहा हूँ है, लेकिन इसका तर्जुमा करने के लिए आप ये कहेंगे आई एम टू गो टू थाईलैंड आफ्टर टुमारो। ओके, मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ, या आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं आई एम टू गो टू थाईलैंड बाय टुमारो, मैं परसों थाईलैंड जाने वाला हूँ। और मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसको आप कहेंगे आई एम गोइंग टू थाईलैंड डे आफ्टर टुमारो, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू के साथ भी आप इसको कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई एम अबाउट टू गो टू थाईलैंड। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। कुछ लाना होगा तो बता देना, प्लीज टेल मी इफ एनीथिंग इज नीडेड।
कुछ लाना होगा तो बता देना का तर्जुमा अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे प्लीज टेल मी इफ एनीथिंग इज नीडेड। ये आपकी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। ओके, तो बता देने के लिए हम कहेंगे प्लीज टेल मी। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें प्लीज टेल मी तो उर्दू में होगा बराए करम मुझे बताएं, लेकिन इस तरह कोई बोलता नहीं है आम बातचीत में। डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं? बता देना, प्लीज टेल मी। कुछ लाना होगा इफ एनीथिंग इज नीडेड। कुछ लाना होगा का तर्जुमा कैसे करेंगे? इफ एनीथिंग इज नीडेड। अगर आप इफ एनीथिंग इज नीडेड का तर्जुमा करें लफ्जी तो हम कहेंगे अगर किसी चीज की जरूरत होती है, अगर किसी चीज की जरूरत होती है। लेकिन इस तरह की हम कोई बात नहीं करते हैं ना, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कुछ लाना होगा तो बता देना। वही माना है यहाँ पर, प्लीज टेल मी इफ एनीथिंग इज नीडेड। ओके गाइस, सो मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ, हम कहेंगे अंग्रेजी में आई एम टू गो टू थाईलैंड डे आफ्टर टुमारो। कुछ लाना होगा तो बता देना, प्लीज टेल मी इफ एनीथिंग इज नीडेड। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या आयशा कल ट्रेन से दिल्ली जाने वाली थी? दरअसल मैंने सुना है कि उसकी ट्रेन छूट गई थी। इस जुमले को हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इस जुमले को हम कहेंगे Was Aisha about to go to Delhi yesterday by train? Actually, I have heard that she had missed her train. ओके, तो क्या आयशा कल ट्रेन से दिल्ली जाने वाली थी? आपका एक जुमला है तो इसको कहेंगे Was Aisha about to go to Delhi yesterday by train? ठीक है, यहाँ पर आपने वही फार्मूला लागू किया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू लाइक दैट जो आपको मैंने बताया। ओके, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं Was आयशा गोइंग टू डेली यस्टरडे, आप कह सकते हो वाज आयशा गोइंग टू डेली यस्टरडे, भी आप कर सकते हैं। ओके, आप इसको ये भी कह सकते हैं बगैर अबाउट का, आप कह सकते हैं वाज आयशा टू गो टू डेली। वाज आयशा टू गो टू डेली, क्या आयशा दिल्ली जाने वाली थी यस्टरडे कल बाय ट्रेन, ट्रेन से। ओके, दरअसल का तर्जुमा कैसे करेंगे आपने? एक्चुअली। मैंने सुना है, मैंने सुना है इसका तर्जुमा करेंगे आई हैव हर्ड। आई हैव हर्ड का तर्जुमा होगा मैंने सुना है। व्हाट? कि डेट उसकी ट्रेन छूट गई थी, शी हैड मिस्ड हर ट्रेन। यहाँ पर हमने ताबीर को बिल्कुल बदल दिया है, उसकी ट्रेन छूट गई थी, हमने इसका तर्जुमा किया शी हैड मिस्ड हर ट्रेन। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें शी हैड मिस्ड हर ट्रेन तो अलग होगा, हम कहेंगे कि मैंने सुना था कि उसने अपनी ट्रेन को छोड़ दिया था, तो उसने अपनी ट्रेन को छोड़ दिया था, ये अलग माना हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कोई माना हम इस तरह नहीं बात करते हैं उर्दू में, हम कैसे बोलते हैं उसकी ट्रेन छूट गई थी। आप यहाँ पर कह सकते हैं आई हैव हर्ड दैट हर ट्रेन वाज मिस्ड, भी आप कर सकते हैं उसकी ट्रेन छूट गई थी, हर ट्रेन वाज मिस्ड, आप इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं। ओके, तो क्या आयशा कल ट्रेन से दिल्ली जाने वाली थी, इसका तर्जुमा हम करेंगे वाज आयशा अबाउट टू गो टू दिल्ली यस्टरडे बाय ट्रेन। दरअसल मैंने सुना है कि, एक्चुअली आई हैव हर्ड दैट उसकी ट्रेन छूट गई थी, शी हैड मिस्ड हर ट्रेन और हर ट्रेन वाज मिस्ड। देन बाय हर भी आप कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है। ओके, हमारा अगला जुमला है मेरा इस हफ्ते घर जाने का इम्कान था, इसीलिए मैंने पहले से ही टिकट बुक करवा लिया था। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे आई वॉज लाइकली टू गो होम दिस वीक। मेरा इस हफ्ते घर जाने का इम्कान था, कैसे कहेंगे? आई वॉज लाइकली टू गो होम दिस वीक, इसीलिए डेट इज वाई। इसका तर्जुमा करेंगे इसीलिए मतलब डेट इज वाई। मैंने मीन्स आई, पहले से ही ऑलरेडी, मैंने पहले से ही टिकट बुक करवा लिया था, आई हैड ऑलरेडी बुक द टिकट, या आई हैड ऑलरेडी गॉट द टिकट बुक्ड। ओके, आई हैड बुक द टिकट, मैंने टिकट बुक करवा लिया था ऑलरेडी, पहले से ही। ओके, हमारा अगला जुमला है आपके भाई को इस बीमारी से मरना ही था। आपके भाई को इस बीमारी से मरना ही था। So how will you say? You will say, your brother was born to die of this disease. Your brother was born to die. आपके भाई को मरना ही था इस बीमारी से, of this disease. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने born to का इस्तेमाल किया, चूंकि किसी चीज़ का होना तय था तो इसके लिए हम born to का इस्तेमाल करते हैं। I hope the homework was clear for you all. ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम जो कुछ हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के बारे में, उन सबको हम रिवाइज करेंगे। और हमने जो शुरू किया था एडिशनल स्ट्रक्चर, वो लेसन नंबर 35 से शुरू हुए थे, जिसमें से पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था वो क्या था?
हमारा पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद ऑलवेज, उसके बाद वर्ब और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये जो खाका है, ये जो पैटर्न है, इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना चाह रहे हैं कोई इंसान कोई काम ज़माने हाल में मुसलसल करता रहता है, यानी कोई काम इंसान कोई काम मुसलसल करता रहता है, तो ये माना बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो हमेशा दूसरों की गीबत करता रहता है, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही इज ऑलवेज बैक बाइटिंग अदर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले सब्जेक्ट कहा है, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, उसके बाद इज आर एम, यहाँ पर हमने जरूरत के एतबार से इज लिखा, उसके बाद ऑलवेज हमने लिखा, उसके बाद बैक बाइट का मतलब होता है चुगलखोरी करना, गीबत करना, और हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर गर्चे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे, लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर वो हमेशा दूसरों की गीबत करता रहता है, इसको हम कैसे कहेंगे? ही इज ऑलवेज बैक बाइटिंग अदर्स। ओके, और मिसाल देखिए, वो हमेशा गाली देता रहता है, वो हमेशा गाली देता रहता है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे ही इज ऑलवेज अब्यूजिंग, ही इज ऑलवेज अब्यूजिंग, वो हमेशा गाली देता रहता है। ओके, हमारी अगली मिसाल है, क्या वो हमेशा एक ही जगह बैठा रहता है? गर्चे इसमें सब्जेक्ट पहला आया हुआ, लेकिन अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात हम सवाल भी कर सकते हैं ना। गर्चे ये स्ट्रक्चर है, बस ये जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है जनरल है, लेकिन इसमें हम सवाल भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी ला सकते हैं, ये ऐसे ही जनरल तौर पर लिखा गया है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो हमेशा एक ही जगह बैठा रहता है, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे इज ही ऑलवेज सिटिंग एट वन प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लाया क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है, ही, इसके बाद सब्जेक्ट ऑलवेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद सिटिंग आईएनजी फॉर्म, उसके बाद एट वन प्लेस रिलेटेड टू द वर्ब। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे इज ही ऑलवेज सिटिंग एट वन प्लेस। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ। हमारा अगला स्ट्रक्चर है एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी तरह का जुमला लाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेंटेंस या स्टेटमेंट। ओके, जैसे कि इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसी बात कहते हो जिसमें दो अलग अलग जुमले होते हैं और उनमें से दोनों या कम से कम एक जुमला ज़रूर सवालिया होगा। क्योंकि इसमें सवाल लफ्ज़ क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो बात होगी उसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा जुमला होगा जिसमें सवाल होना लाजिम होगा, तभी तो आप क्वेश्चन वर्ड वहाँ पर लाएंगे। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को लागू करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड लाने के बाद जो आपका सवालिया जुमला होगा वो सवाल नहीं रह जाएगा, बल्कि क्वेश्चन वर्ड लाने के बाद आप एक स्टेटमेंट देंगे, एक मुकम्मल जुमला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप सवालिया निशान नहीं लगाएंगे। जैसे कि मिसाल है, मुझे नहीं पता कि वो इतना बुरा सलूक क्यों करता है, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डू नॉट नो वाई ही मिसबिहेव्स दिस मच बैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया, दो या दो से ज़्यादा जुमले होंगे जिनमें से एक जुमला ज़रूर सवालिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि, ठीक है, ये एक जुमला हो गया। वो इतना बुरा सलूक क्यों करता है, आपका दूसरा जुमला हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जुमले हो गए जिनमें से एक जुमला सवालिया है। तो हम कहेंगे मुझे नहीं पता मीन्स आई डू नॉट नो। की के लिए आप डेट ला सकते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं है। वो इतना बुरा सलूक क्यों करता है, वाई ही मिसबिहेव्स दिस मच बैड, वाई ही मिसबिहेव्स दिस मच बैड। अगर आप इसका सही से तर्जुमा करें तो इसका क्या बनना चाहिए था, वाई डज ही मिसबिहेव दिस मच, क्योंकि ये सवालिया जुमला है, वाई डज ही मिसबिहेव दिस मच। लेकिन इस चीज़ को हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी ये सवालिया जुमला नहीं रह जाएगा। ओके, क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ओके, तो हम कैसे कहेंगे आई डू नॉट नो वाई ही मिसबिहेव दिस मच बैड। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड उसके बाद डू यू थिंक, उसके बाद यानी डू यू थिंक भी ला सकते हैं, हैव यू थॉट भी ला सकते हैं, डज ही थिंक्स, यानी अपनी ज़रूरत के एतबार से इसको लाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट हम देंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये तो हमारा स्ट्रक्चर होगा। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इस खाके का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम आमतौर पर किसी से किसी के ख्यालात के बारे में पूछते हैं, जैसे कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं कि वो इस बार एग्जाम में पास हो जाएगा। इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो क्या आपको लगता है कि बस वक्त पर ही आएगी, क्या आपको लगता है, तो उसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डू यू थिंक द बस विल अराइव एट राइट टाइम। ओके,
तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं था, लफ्ज क्या से शुरू हुआ, इसलिए हमने यहाँ से इसको शुरू किया। ओके, आपको क्यों लगता है, अगर हम इसको करते आपको क्यों लगता है कि बस वक्त पर आएगी, तो हम कहेंगे व्हाई डू यू थिंक। आपको क्यों लगता है, अगर इसको कर दे तो हम कह सकते हैं व्हाई डू यू थिंक, लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया। तो डू यू थिंक, हैव यू थॉट, ठीक है, जो भी आप लाना चाहें जरूरत के एतबार से। सो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द बस विल अराइव एट राइट टाइम, कि बस वक्त पर ही आएगी या सही वक्त पर आएगी। ओके, और बहुत सारी मिसालें हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हमारा सबसे पहले होगा किसी भी तरह का जुमला, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यानी आपकी जो बात है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, जैसे कि, और इस स्ट्रक्चर इसका, और इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें किसी काम के करने वगैरह के बारे में हम सोच रहे हों, यानी मशवरा वगैरह, जैसे कि कब बोलना है, कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी शादी में किस किस को बुलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी शादी में किस किस को बुलाऊं, तो इसको आप कैसे कहेंगे, इसको कहने के लिए आप कहेंगे आई कांट गेट, या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हुम टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू आ गया यहाँ पर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद इन माई मैरिज, यानी आपका जो जरूरत के एतबार से होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट गेट, कि मैं अपनी शादी में किसको उसको बुलाऊं, हुम टू इनवाइट इन माई मैरिज, हुम टू इनवाइट इन माई मैरिज। ओके, तो यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया ये जुमला कहने के लिए। ओके, और मिसाल है यहाँ पर। आगे हमने लेसन नंबर 36 के बारे में पढ़ा था, और हमने वहां पर पढ़ा था कि हमारा जो अगला स्ट्रक्चर था, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, हम अपनी जरूरत के एतबार से वर्ब लाएंगे, उसके बाद एंड लाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब लाएंगे, और ये हमारा वर्ब होगा जरूरत के एतबार से होगा। उसके बाद हम हमारा जो जुमला होगा उसको लाएंगे। इस जुमले का या इस स्ट्रक्चर का, इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसमें दो काम एक साथ होते हों। जैसे कि उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया, वो यहाँ आकर बैठता है, वो आप अपने वालिद से जाकर क्यों नहीं मिल लेते। इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए हम इस खाके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं तो इसकी मिसाल होगी, जैसे आप कहें उसने मुझे घर जाकर फ़ोन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर जाना भी और फ़ोन करना दो काम हो रहे हैं। तो हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ही रीच्ड द होम, यानी वर्ब अगर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, घर से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद एंड, उसके बाद वर्ब, कॉल्ड मी, जुमला आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो ही रीच्ड द होम एंड कॉल्ड मी का तर्जुमा करेंगे उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें ही रीच्ड द होम एंड कॉल्ड मी, तो कैसे कहेंगे, वो घर पहुंचा और उसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन वो बात वही पड़ रही, उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया। तो इस तरह के जुमले को अदा कहने के लिए हम किस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है कि जिस लफ्ज़ में या जिस काम में या जिस फेल में लफ्ज़ कर आ जाए, जैसे जाकर, पाकर, पहुंचकर वगैरह, उसको हम एंड से पहले लिखेंगे। जिसमें भी लफ्ज़ कर आ जाए उसको हम एंड से पहले लिखेंगे और बाकी को हम एंड के बाद में लिखेंगे। जैसे कि अगर आप कहें उसने घर जाकर मुझसे बात की, तो आप कैसे कहेंगे इसको, आप कहेंगे ही रीच्ड द होम एंड कॉल्ड मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर जाकर, तो यहाँ पर आपने इसको एंड से पहले यहाँ पर लिखा है और उसके बाद आपने बाकी को एंड के बाद में लिखा है। ओके, हमारा अगला जो स्ट्रक्चर था वो था सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग, और ये बहुत ही अहम जुमला है, इसको हम ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें कहना होता है ना, गए थे ना, ये इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल देखें, आप बाजार जा रहे हैं ना, जैद ने खाना खा लिया है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है ना या खाना जो भी इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन यानी सेंटेंस कहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं, कुछ उसूल ज़वाबित, इनको हमें फॉलो करना है। पहला तरीका ये है कि हम
इसको हमेशा सवाल ही में इस्तेमाल करेंगे। नीज इस सवाल की इब्तिदा हम हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे, ना कि कोई सवालिया लफ्ज, यानी सवालिया लफ्ज में होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। दूसरा जो कायदा वो ये है कि इसमें इसकी सिर्फ दो ही शक्लें होंगी। पहली, या तो मुस्बत इस्तेमाल करेंगे या मनफी। ठीक है, हम क्वेश्चन टैग को या तो मुस्बत इस्तेमाल करेंगे या इसको हम मनफी इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसको हम मुस्बत कब इस्तेमाल करेंगे और मनफी कब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर बताया गया कि अगर क्वेश्चन टैग से पहले वाला जुमला, यानी ये आपका जो जुमला है ये अगर मुस्बत में है तो क्वेश्चन टैग मनफी में होगा, और अगर ये वाला जुमला जो है मनफी में है तो टैग आपका किस में होगा, मुस्बत में होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको वहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, जैसे कि आप बाजार जा रहे हैं ना, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको आप कहेंगे यू आर गोइंग टू द मार्केट आरंट यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जुमला आपका ये मुस्बत में था तो इसको हमने किसे इस्तेमाल किया, मनफी में। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि हम इसको सवाल में इस्तेमाल करेंगे, सवाल या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और इसकी इब्तिदा हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरंट यू का हमने इस्तेमाल किया। ओके, सो यू आर गोइंग टू द मार्केट अरंट यू। हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इट, उसके बाद टेक, उसकी शक्लें होंगी अकॉर्डिंग टू नीड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हिम हर लाइक दैट, उसके बाद टाइम, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देख के ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका मतलब ये होगा कि इसको हम उसको इस्तेमाल करते हैं जब हमें बतलाना हो किसी को कोई टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो कि किसी को किसी काम के करने में कितना वक्त लगेगा। ओके, जैसे कि आप कहें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे 4 महीने लगे हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे 4 महीने लगे। इसको आप कैसे कहेंगे, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे इट हैज़ टेकन मी 4 months टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सो इट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद हैज़ टेकन मी अकॉर्डिंग टू नीड हमने यहाँ पर लाया, चूंकि परफेक्ट था इसलिए हैज़ टेकन। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस है ना, प्रोनाउन हिम हर मी लाया। उसके बाद टाइम, कितना टाइम लगा, 4 months। उसके बाद टू, उसके बाद कम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे 4 महीने लगे हैं, इट हैज़ टेकन मी 4 months टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है सबसे पहले इट, उसके बाद कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाओ ना कितना पैसा लगा, ठीक है, कितना खर्चा आया, ये माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो इसकी मरम्मत कराने में कुल 10,000 रुपये लगे हैं, इसकी मरम्मत कराने में कुल 10,000 रुपये लगे हैं, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको आप कहेंगे इट कॉस्ट 10,000 रुपीज टू रिपेयर इट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इट हमने लगाया, उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट की तीनों शक्लें कॉस्ट जाती हैं, यहाँ पर हैज़ लगा सकते हैं, इट हैज़ कॉस्ट। ठीक है, आप कॉस्ट के साथ हैज़ लगा सकते हैं। 10,000 रुपीज़ है, आपने अमाउंट लिख दिया, उसके बाद टू यहाँ पर आपने लिखा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसकी मरम्मत कराने में कुल 10,000 रुपये लगे, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इट हैज़ या इट कॉस्ट 10,000 रुपीज टू रिपेयर इट। ओके, अगला हमारा सबक था लेसन नंबर 37 और हमने इसमें तीसरे हिस्से को सीखा, और जिसमें हमारा पहला स्ट्रक्चर था कि हम सबसे पहले इट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो आपका जुमले का हिस्सा बाकी बचा हुआ है उसको। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये माना अदा करना हो कि कोई चीज़ या कोई बात कैसी होगी या कैसी थी वगैरह। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि उसे फ़ोन करना बड़ा मुश्किल काम है, उसे फ़ोन करना बड़ा मुश्किल काम है, इस तरह के जुमले हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा। इसको हम कैसे कहेंगे अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी में इसको हम कहेंगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल हिम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल हिम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट यहाँ पर आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिख दिया। ओके, तो उसे फ़ोन करना बड़ा मुश्किल काम है, इसको आप कैसे कहेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल हिम। यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम घर से आया हुआ, डिफ़िकल्ट टास्क कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट में आ जाता है बड़ा मुश्किल। ओके, उसे फ़ोन करना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कहेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल हिम।
यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि इट के बजाय अगर जुमले में मफूल आ जाए तो इट के बजाय हम डायरेक्टली वर्ब के साथ उसको लिख सकते हैं आईएनजी के साथ। जैसे कि उसे फोन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसे फोन करना ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? इसको दो तरीके से कह सकते हैं। पहला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल हिम, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कॉलिंग हिम इज वेरी डिफिकल्ट। हम कह सकते हैं कॉलिंग हिम इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, और भी मिसालें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। हमारा अगला स्ट्रक्चर जो था वो था स्ट्रक्चर है वो इट, उसके बाद बी, यानी इसको बी का मतलब आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव एंड नाउन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद मी हिम हर या यू जो भी आप जरूरत के एतबार से, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका खाका हो सकता है यहाँ पर समझ में ना आए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जुमला बोलेंगे, आप मिसालें देखेंगे, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जैसे कि अगर आपको कहना हो कि इसकी बेवकूफ़ी होगी, इसकी अक्लमंदी होगी, यानी इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी होगी, उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी होगी, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे इट विल बी फूलिशनेस ऑफ मी टू टॉक टू हिम, इट विल बी फूलिशनेस ऑफ मी टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद बी का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, विल बी, फूलिशनेस यहाँ पर एडजेक्टिव है नाउन, ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद मी एडजेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद टू आया हुआ है, टू हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद टॉक यहाँ पर हमने लिख दिया, उसके बाद टू हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस तरह का माना अदा करने के लिए, इससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी होगी, इस तरह का अगर आप माना अदा करना चाहते हैं तो हम इस खाके का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे इट विल बी फूलिशनेस ऑफ मी टू टॉक टू हिम। ओके, या टॉक टू हर भी आप कर सकते हैं, कोई फीमेल है तो। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इट के बजाय, इट के बगैर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कैसे हैं, टॉकिंग टू हिम विल बी माई फूलिशनेस, टॉकिंग टू हिम विल बी माई फूलिशनेस। ठीक है, आप कह सकते हैं इनवाइटिंग हिम वॉज माई मिसडम, तो उसे दावत देना मेरी अक्लमंदी थी। आप कह सकते हैं बीटिंग हिम इज़ वेरी बिग मिस्टेक, तो उसे मारना बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ बिग मिस्टेक ऑफ यू टू बीट हिम। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो मैंने अभी बताया था, तो उसके हिसाब से जो ये जुमला बनेगा, ये बनेगा इट इज़ बिग मिस्टेक ऑफ यू टू बीट हिम। ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बीटिंग हिम इज योर बिग मिस्टेक। ओके, हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम इट कहेंगे, उसके बाद बी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे, जो है व्हाट, दैट, विच, हु, हुम। उसके बाद सेंटेंस लाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अपनी जरूरत के एतबार से। जैसे, और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज पर जोर दे रहे हो, जैसे कि यही वो आदमी है या था जिसने मुझे फोन किया था, वो मेरा ही कलम था जिससे आपने अपना खत लिखा हुआ है। यानी इसमें देख सकते हैं कि हमने जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे ये वही आदमी था या ये वही आदमी है जिसने मुझे फोन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जोर दिया है जुमले में, तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको कहने के लिए हम कहेंगे दिस इज द मैन हु कॉल्ड मी, ये वो आदमी था जिसने मुझे फोन किया था। ओके, ये वो आदमी है, या दिस वाज द मैन, ये वो आदमी था, हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे फोन किया था। अगर आप यहाँ पर वाज कर देंगे तो था का माना हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर है हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने दिस यानी इट वही माना है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर लाया है, उसके बाद नाउन लाया है या प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद सेंटेंस हमने यहाँ पर लाया है। ठीक है, तो गर्चे ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस दिखाने के लिए आपको जो जुमला बनेगा ये जुमला बनकर आएगा, दिस इज द मैन हु कॉल्ड मी। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है इट इज टाइम, उसके बाद फॉर, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप मी, हिम, हर ला सकते हैं, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब करते हैं? लफ्ज़ इस टाइम को देख के ही लगता है कि हम वक्त के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना चाहते हूँ कि किसी के लिए किसी काम के करने का वक्त हो गया है, किसी के लिए, किसी इंसान के लिए किसी काम के
करने का वक्त हो गया तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो अब हमारे खाने का वक्त हो गया है, अब हमारे खाने का वक्त हो गया, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे इट इज टाइम फॉर अस टू ईट फूड। कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट इज टाइम फॉर अस टू ईट फूड, कि हमारे खाने का वक्त हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज टाइम, यहाँ पर हमने लिखा, उसके बाद फॉर यहाँ पर हमने लिखा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जरूरत के एतबार से हमने अस लिखा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद वर्ब के बाद कुछ अगर है तो वहां पर लिख देंगे। ओके, तो अब हमारे खाने का वक्त हो गया, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट इज टाइम फॉर अस टू ईट फूड। ओके गाइस, हमारा अगला सबक था लेसन नंबर 38 और हमने इसमें चौथे हिस्से को पढ़ा एडिशनल स्ट्रक्चर के, जिसमें से हमारा पहला स्ट्रक्चर था इट इज टाइम, उसके बाद डेट, उसके बाद पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस, इट इज टाइम, डेट, उसके बाद पास्ट टेंस। ये इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो, किसी ऐसे काम को बतलाना चाहते हैं जिसके होने में पहले से ही ताखीर हो चुकी है। यानी हमें कोई काम करना था, ताखीर नहीं होने वाली थी, लेकिन हमने उस काम को नहीं किया, पहले ही ताखीर हो गई है। जैसे कि आप कहें इट इज टाइम डेट वी वेंट टू द ऑफिस, इट इज टाइम डेट वी वेंट टू द ऑफिस। इसको आप कैसे कहेंगे? कि हमारे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। लेकिन इट इज टाइम डेट वी वेंट टू द ऑफिस में जो माना निकल कर आ रहा है वो ये है कि हमें और पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन हमने ताखीर कर दी, अब और ताखीर नहीं कर सकते हम, यानी हमारे ऑफिस जाने में काफ़ी ताखीर हो गई है। आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि हमारे ऑफिस जाने में काफ़ी ताखीर हो गई है, इसका आप तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल कब करेंगे? कि जब आप कोई काम करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा पहले से ही ताखीर हो गई है, तो ये माना अदा करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नो, उसके बाद यूज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका जो दीगर हिस्सा बचा हुआ है जुमले में उसको लिखेंगे। ठीक है, इस खाके का इस्तेमाल कब करेंगे? इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें इस तरह का माना अदा करना हो, जैसे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई मतलब नहीं होगा, या कोई मतलब नहीं है, या कोई मतलब नहीं था, वगैरह वगैरह। इस तरह का अगर आप माना अदा करना चाहते हैं तो हम इस खाके का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मिसाल देखें, इस बारे में इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, या कोई मतलब नहीं निकलेगा, या कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह के जुमले देखिए हम बोलते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, तो इसको आप कैसे कहेंगे? इसके कहने के लिए हम कहेंगे इट विल बी नो यूज टॉकिंग टू हिम अबाउट दिस इशू, इट विल बी नो यूज टॉकिंग टू हिम अबाउट दिस इशू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट हमने लिखा, उसके बाद विल बी, यानी बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगा, उसके बाद नो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यूज हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखा वर्ब की, उसके बाद चूंकि इससे रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने जोड़ दिया टॉकिंग टू हिम अबाउट द इशू। ठीक है, इस बारे में उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अबाउट दिस इशू का मतलब इस बारे में कर दिया है। आप यहाँ पर कर सकते हैं इस मसले में, ये भी चलेगा, इस मसले में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जुमला है इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये जुमला कहने के लिए हमें ये बात कहनी होगी या हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद फील लाइक, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह भी ला सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम इस तरह का माना अदा करना चाह रहे थे, जैसे कि मन कर रहा है, जी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मन कर रहा है, जी कर रहा है, इस तरह का माना अदा करने के लिए हम ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि आप कहें मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। ये एक ऐसा जुमला अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जो नहीं जानता है तो मुश्किल से बता पाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान जुमला, इसको बताने के लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी। क्या तर्जुमा होगा? कि मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। अगर आप किसी से बोलें आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, इसका तर्जुमा करके बता दो, तो हो सकता है ना बता पाए, लेकिन इसका तर्जुमा होगा मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, या आप कह सकते हैं मेरा बिरयानी खाने का मन है। आप कह सकते हैं मेरा बिरयानी खाने का मन है। ओके ओके गाइस, हमारा अगला जो स्ट्रक्चर था वो था पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद व्हेन, उसके बाद फिर पास्ट सेंटेंस। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें कहना हो मैं घर से निकल ही रहा था,
कि मेरे वालिद साहब का फ़ोन आ गया। इस तरह का कोई अगर जुमला है, मैं आपको बुला ही रहा था कि आपका फ़ोन आ गया, मैं आपको याद ही कर रहा था कि आप आ गए, इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इस खाके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं आपको फ़ोन कर ही रहा था कि मेरे वालिद साहब आ गए, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉज जस्ट कॉलिंग यू व्हेन माई फादर केम। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं, पूरा जुमला पास्ट कंटिन्यूअस में है। उसके बाद व्हेन आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर व्हेन लिखा है, उसके बाद पास्ट में आपका जुमला है माई फादर केम। ओके, तो मैं आपको फ़ोन कर ही रहा था कि मेरे वालिद साहब आ गए। आई वॉज जस्ट कॉलिंग यू व्हेन माई फादर केम। ओके, आगे हमने पढ़ा था लेसन नंबर 39 और इसमें हमने इसके 5वें हिस्से को पढ़ा था। और इसमें हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था वो था, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट कहना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहना है, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो कि कोई काम होने ही वाला है थोड़ी देर में। ओके, इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आईएनजी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आईएनजी नहीं रहेगा। अबाउट टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें बतलाना हो कोई काम होने ही वाला है या होने ही वाला था। इस तरह का माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं अपने गांव जाने ही वाला हूँ या जाने वाला हूँ, मैं अपने गांव जाने ही वाला हूँ या जाने वाला हूँ, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम अबाउट टू गो टू माई विलेज। आई एम अबाउट टू गो टू माई विलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, जो भी जरूरत है हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हमें ज़रूरत होगी। इसके कई इस्तेमाल हैं। पहला इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी काम के होने के बारे में बात करते हों। यह कि किसी को कोई काम करना है, ठीक है, तो ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं उसे अमेरिका में 2 महीने तक रुकना है, उसे अमेरिका में 2 महीने तक रुकना है, तो इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे ही इज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ। ही इज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, चूंकि नहीं है तो ये इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पर इसका पहले इस्तेमाल हुआ, यानी आपको कोई काम करना है, ये माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस माने को हम हैज के जरिए भी कह सकते हैं, ही हैज टू स्टे, जो कि आपने मॉडल में पढ़ा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ही हैज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का पहला इस्तेमाल हुआ। इस स्ट्रक्चर का दूसरा इस्तेमाल क्या है? इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि इसका इस्तेमाल हम मुस्तकबिल के लिए भी करते हैं, लेकिन इस सूरत में हम विल नहीं लाएंगे बल्कि इस आरएम का इस्तेमाल करेंगे। गर्चे माना मुस्तकबिल का होगा, लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस आरएम होगा। ओके, जैसे कि अगर आप कहें मुझे कल घर जाना है या मैं कल घर जाऊंगा, वही माना हुआ, या मुझे कल घर जाना है या मैं कल घर जाऊंगा। यहाँ पर कल लफ्ज़ कल बता रहा है कि मुस्तकबिल में आप काम करेंगे, लेकिन इसके लिए भी आप विल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम कहेंगे आई एम टू गो होम टुमारो। आई एम टू गो होम टुमारो, मुझे कल घर जाना है। तो यहाँ पर घर चाहिए तो जुमला लिख दिया प्रेजेंट में, लेकिन इसका माना होगा कि आप मुस्तकबिल में बात कर रहे हैं। ओके, और इस खाके का जो अगला यानी तीसरा इस्तेमाल है वो है, इसका इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हमें बतलाना चाहते हैं कि कोई काम होना तकदीर में लिखा है या लिखा था या कोई काम होना ही है, यानी जिसका होना तय हो, इसका माना अदा करने के लिए भी हम इस खाके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हम सबको एक दिन मरना है या हमारा एक दिन मरना तय है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? इस जुमले को कहने के लिए हम कहेंगे कि वी ऑल आर टू डाई वन डे। वी ऑल आर टू डाई वन डे, कि हम सबको एक दिन मरना है या एक दिन मरना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी सब्जेक्ट, उसके बाद बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, हम सबको एक दिन मरना है ये जुमला कहने के लिए। ओके गाइज, हमारा अगला स्ट्रक्चर जो था वो था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट।
इस जुमले को या इस खाके को हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बात कर रहे हों, जब हम बात कर रहे हों, कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जिसका होना तय हो, यानी जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जिसका होना तय हो, जिसको हम टाल ही नहीं सकते हैं, तो उस सूरत में हम बाउंड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहें इंसान का मरना तय है, आप कहेंगे ह्यूमन इज बाउंड टू डाई, ह्यूमन इज बाउंड टू डाई। इसको आप ह्यूमन इज टू डाई भी आप कह सकते हैं, जो कि आपने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, दोनों तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर है ये माना अदा करने के लिए, इसको हमने यहाँ पर आपको बताया। ओके गाइस, हमारा जो आखिरी स्ट्रक्चर था वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना फिर कॉम्प्लीमेंट आप लिख देंगे। ठीक है, इस खाके का इस्तेमाल कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ऐसी बात करना चाहते हो जिसके होने का इम्कान हो, यानी कोई काम, किसी काम के होने का इम्कान पाया जाता है। ठीक है, उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे क्या इस वक्त उसके घर पर होने का इम्कान है, क्या इस वक्त उसके घर पर होने का इम्कान है। इसको आप कैसे कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इज ही लाइकली टू बी एट होम एट दिस टाइम, यानी क्या इस वक्त उसके घर पर होने का इम्कान है। या इसको आप शॉर्ट लफ्जों में कह सकते हैं क्या वो इस वक्त घर पर हो सकता है, इम्कान होने का मतलब सकने के माने में। ठीक है, लेकिन इस तरह का भी जुमला हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको हम इस माने में इस्तेमाल करेंगे, यानी ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो ये था हमारा रिवीजन, और इन असबाक में हमने इन अहम स्ट्रक्चर या इन अहम खाकों को पढ़ा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे खाके हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं दो जगहों पर। पहली जगह स्पीकिंग में, दूसरी जगह तर्जुमा निगारी में, चाहे आप अंग्रेजी से उर्दू में कर रहे हो या उर्दू से अंग्रेजी में कर रहे हो। और ऐसे जुमले हैं जो आपको बहुत सी किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने इन सबको अपनी किताब में जिक्र कर दिया और अपने कोर्स में शामिल कर दिया है ताकि आप जुमले बना लें। जैसे कि कितना मुश्किल जुमला है, अगर आप किसी से पूछें मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, जो है इसको बनवाने में 70,000 रुपये लग गए। इस तरह के जुमले अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं, मुश्किल होगा उनके लिए बताना। लेकिन मैंने इनको अपने कोर्स में या अपनी किताब में शामिल कर दिया ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। लिहाजा मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब कोई इस तरह का मुश्किल जुमला आ जाए, चाहे एग्जाम में आए या कोई पूछ ले या आप स्पीकिंग के दौरान इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आसानी के साथ उनको बता सकें। ठीक है, तो ये जो खाके, जो मैंने कुछ एडिशनल खाके जोड़ रखे हैं मॉडल के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, इसलिए ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी हो जाए और आपकी तर्जुमा निगारी भी अच्छी हो जाए, क्योंकि ये ऐसे खाके हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो यहीं पर हमारा रिवीजन ख़त्म हुआ। अब आगे हम नया लेसन पढ़ेंगे और हमारा अगला जो लेसन होगा वो होगा कि जुमलों में ताकीद कैसे पैदा करें। जैसे कि तुम कर क्या रहे हो मेरे यहाँ, तुम गए क्यों नहीं यहाँ से। इस तरह के जो जुमले होते हैं इनको हम कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, और ये भी बड़ी अहमियत का हामिल सबक है, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहीं पर हमारा रिवीजन ख़त्म हुआ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।